Good morning, students. Today we are going to start Standard 11, Chapter 1, some basic concept of chemistry. This chapter is also called mole concept. तो some basic concept of chemistry, otherwise mole concept की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। मान के चलिए इस चैप्टर को समझ के हम अपनी केमिस्ट्री को बिल्ड करेंगे, और केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जो बहुत सारे चैप्टर को समझने के लिए बेस है, यूजफुल है, और ये चैप्टर इस क्रम में सबसे पहले आता है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में सिलेबस में कुछ थियोरिटिकल इंट्रोडक्टरी पार्ट भी है जिसको अभी हमने इस चैप्टर में इस वीडियो में नहीं लिया है। इट्स रीडेबल, आप उसको पढ़ के भी समझ सकते हैं। ये चैप्टर जो है उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है। नीट, जेईई, गुजसेट के एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट सारे कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो हम सब मिलके सॉल्व करेंगे। देन लेट्स स्टार्ट। केमिस्ट्री का बेसिक मतलब क्या है कि हमारे आसपास का जो भी सब्सटेंस है, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, उनके बीच की रिएक्शन को समझना है। केमिस्ट्री का एक सीधा मतलब ये भी है कि एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के साथ के संबंध को समझना, उसके रिलेशन को समझना। जैसे कि मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं और आपको केमिस्ट्री अच्छी तरह से समझ में आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि एज अ टीचर एंड स्टूडेंट हमारी केमिस्ट्री अच्छी जम रही है। इस चैप्टर में सबसे पहले हमें मैटर को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। यू नो मैटर, any substance that can occupy volume and possesses mass, जिसके पास वॉल्यूम है, मास है। एंड अनदर थिंग इज, जिसको हम फील कर सकते हैं बाय साइट, बाय स्मेल, एनी ऑफ अदर सेंसेस, साइट, स्मेल, टेस्ट, हियर एंड टच। किसी के साथ भी हम अगर हम इसको फील कर सकते हैं तो मान के चलिए वो सब्सटेंस जो है उसको हम बोलते हैं मैटर। सबसे पहले हमें मैटर को क्लासिफाई करना है। तो मैटर को क्लासिफिकेशन फिजिकल एंड केमिकल दो तरीके से हम क्लासिफाई कर पाएंगे। फिजिकल क्लासिफिकेशन लोअर स्टैंडर्ड में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि फिजिकल क्लासिफिकेशन मेनली सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस फॉर्म में किया जा सकता है। सॉलिड किसको बोलते हैं? जिसको डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, दैट इज सॉलिड। जैसे कि ये पेन है, उसका शेप और वॉल्यूम फिक्स है। लिक्विड, लिक्विड को हम जिस भी पात्र में रखते हैं, कंटेनर में रखते हैं, उसके जैसा उसका शेप हो जाएगा। तो उसका वॉल्यूम फिक्स है लेकिन उसका शेप फिक्स नहीं है। एंड गैसेस, गैसेस का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता और शेप भी फिक्स नहीं होता। ये तीन फिजिकल स्टेट के अलावा भी दो स्टेट होती है। फोर्थ वन इज प्लाज्मा एंड फिफ्थ वन इज बोज-आइंस्टाइन कंडेंसेट। लेकिन उसके बारे में केमिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, तो हमारी केमिस्ट्री में तीन ही फिजिकल स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस, वैसे मान के हम पढ़ेंगे। नाउ थिंक अबाउट द केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन को दो तरह से हम डिवाइड करेंगे। कुछ हमारे पास सब्सटेंस ऐसे भी है जो प्योर फॉर्म में है, तो दैट इज प्योर सब्सटेंसेस, एंड कुछ सब्सटेंस ऐसे भी है जो मिक्सचर फॉर्म में है। अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें तो प्योर सब्सटेंस को फर्दर क्लासिफाई करें तो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। व्हाट इज एलिमेंट? जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल है, एक ही तरह के एटम है, और एक ही तरह के पार्टिकल है, एक ही तरह के एटम है। और इस चैप्टर में एक थ्योरी आती है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। उसमें भी सेम चीज मेंशन की गई हुई है कि एक ही तरह के पार्टिकल है, दैट इज एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में आपने पढ़ा है। अगर एलिमेंट की बात निकली है और इस चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो आपको कम से कम एटॉमिक नंबर 1 to 30 के पार्टिकल्स, एटम्स आपको याद होने चाहिए। सबसे पहली बात, एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं? एटॉमिक नंबर दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन
नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, दैट इज एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर 1 to 30 आपको याद होने चाहिए। एक बार हम रिमाइंड कर लेते हैं, चलिए। एटॉमिक नंबर 1 किसका है? तो हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर 2 किसका है? हीलियम। एटॉमिक नंबर 3 लिथियम। बेरिलियम का कितना है? 4। एटॉमिक नंबर 5 दैट इज बोरॉन। ओके। एटॉमिक नंबर 6 दैट इज कार्बन। 7 नाइट्रोजन। 8 ऑक्सीजन। 9 फ्लोरीन। 10 नियॉन। ओके। 11 सोडियम। 12 मैग्नीशियम। 13 एल्यूमिनियम। 14 सिलिकॉन। 15 फॉस्फोरस। 16 सल्फर। 17 क्लोरीन। 18 नियॉन, 18 दैट इज आर्गॉन। 19 दैट इज पोटेशियम एंड 20 दैट इज कैल्शियम। आगे भी जाते हैं। 21 दैट इज स्कैंडियम। 22 दैट इज टिटेनियम। वेनेडियम दैट इज 23। 24 दैट इज क्रोमियम। 25 दैट इज मैंगनीज। 26 Fe। कोबाल्ट दैट इज 27। 28 दैट इज निकल। 29 कॉपर एंड 30 जिंक Zn। आप सबको ये एटॉमिक नंबर याद भी होंगे, लेकिन एटॉमिक नंबर आपको डायरेक्ट याद आना चाहिए। जैसे कि मान के चले मैं आपको पूछता हूं कि सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है, तो 16। एटॉमिक नंबर 21 किसका है? तो स्कैंडियम। तो एटॉमिक नंबर आपको याद रखने हैं। तो दीज ऑल आर एलिमेंट्स। इसमें एक ही तरह के, अगर हम बोलते हैं कि कॉपर, तो उसमें कॉपर ही होगा और कुछ नहीं। तो दैट इज प्योर सब्सटेंस एलिमेंट। नाउ थिंक अबाउट कंपाउंड। ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट के केमिकल कॉम्बिनेशन से जो बनता है दैट इज कंपाउंड। कंपाउंड के बारे में हम पढ़े, थोड़ा बहुत यहां से निकाल देता हूं मैं। इफ यू थिंक अबाउट कंपाउंड, दो और उससे ज्यादा एलिमेंट एक दूसरे के साथ केमिकल कॉम्बिनेशन करते हैं। सपोज कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों ने मिला के H2O बना दिया, तो H2O इज द कंपाउंड। व्हाई? तो H2O उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी सारी प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग है। अनदर एग्जांपल, सोडियम एंड क्लोरीन को अगर हम मिलाएं, NaCl बन गया। NaCl की प्रॉपर्टी सोडियम और क्लोरीन से अलग है। तो एलिमेंट केमिकल कॉम्बिनेशन करके एक ऐसा पदार्थ बना रहे हैं तो जिसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो ओरिजिनल एलिमेंट है उससे अलग है, दैट इज कंपाउंड। हमें कंपाउंड और मिक्सचर के बीच का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। मिक्सचर में क्या होता है? मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट हम मिक्स कर रहे हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन रखते हैं। मिक्सचर में भी दो टाइप होते हैं, होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस। लेकिन उसमें जो भी कंपोनेंट है उसकी प्रॉपर्टीज सेम रहती है। सपोज कि होमोजीनियस में फर्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है एयर। एयर में बहुत सारे कंपोनेंट है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, लेकिन सबकी प्रॉपर्टी वही की वही रहती है। उनके बीच कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। अनदर एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस, कॉपर एंड जिंक। एनी एलॉय, तो कॉपर और जिंक में कॉपर और जिंक की प्रॉपर्टी सेम ही रहेगी। और होमोजीनियस में दूसरी चीज क्या होती है कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो तो सेम रहती ही है, लेकिन थ्रू आउट पूरा मीडियम जो है वो एक सा रहता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। इथेनॉल को अगर पानी में मिक्स किया जाए तो इथेनॉल और पानी, उसका मतलब यूनिफॉर्म पैटर्न रहेगा। इथेनॉल और पानी में इथेनॉल ऊपर रहेगा, पानी नीचे रहेगा, ऐसा नहीं होगा। तो यूनिफॉर्मली पैटर्न रहता है, दैट इज होमोजीनियस। और हिट्रोजीनियस में क्या होगा कि मान के चलिए अगर शुगर को हम NaCl में घोल रहे हैं तो शुगर NaCl में थोड़ा बहुत मिक्स होगा, लेकिन ज़्यादा मिक्स होगा ही नहीं। हम जितना भी ट्राई करें, लेकिन उसको हम अलग कर सकते हैं, दैट दिस इज शुगर, दिस इज NaCl।
मिट्टी को अगर हम पानी में डाल दें, सैंड प्लस वाटर, तो मिट्टी को हम पानी में डाल दें तो पूरा यूनिफॉर्मली वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, और अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है दैट इज हिट्रोजीनियस। एक और चीज है जो आपको याद रखनी है एंड दैट इज अबाउट एयर। हमने अभी बताया एयर इज होमोजीनियस, लेकिन एयर विद इन द ट्रोपोस्फियर, जहां पे हम मतलब लिव कर रहे हैं, विद इन द ट्रोपोस्फियर इट इज होमोजीनियस, क्योंकि एयर में मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन एक साथ डिस्ट्रीब्यूट है। लेकिन आपको पता है अगर हम कोई पहाड़ पे जाते हैं, ऊंचाई पे जाते हैं और बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं तो हमारी सांस फूल जाती है। क्यों? वहाँ पे ऑक्सीजन थोड़ा बहुत कम रहता है। तो अगर हम पूरा एटमॉस्फेरिक कॉलम की बात करें, अप टू लास्ट टू एंड, पूरा एटमॉस्फेरिक कॉलम की बात करें तो सब जगह ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन, ऑक्सीजन की मात्रा एक सी नहीं है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ रहा है कि एयर होमोजीनियस है या हिट्रोजीनियस है, ऑब्वियसली होमोजीनियस। लेकिन अगर पूरा एटमॉस्फेरिक कॉलम की बात करें देन इट इज हिट्रोजीनियस, वहां पे ऑक्सीजन यहाँ के जितना नहीं है। तो एयर के बारे में ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं और दूंगा टू डिफ्रेंशिएट कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान में रखिएगा। अगर मैं आयरन पाउडर एंड सल्फर पाउडर को मिक्स कर दूं, क्या होगा? मिक्सचर बन जाएगा Fe+S। अगर इस मिक्सचर में मैग्नेट डाल दूं तो मैग्नेट Fe को खींच लेगा और सल्फर वहीं का वहीं रहेगा। तो मिक्सचर में दोनों कंपाउंड अलग रहते हैं। एंड सेम वे अगर Fe और S को बहुत ज्यादा हीट दे दूं तो क्या होगा? इट विल मेक FeS, फेरस सल्फाइड। फेरस सल्फाइड में एक्चुअली आगे हम पढ़ेंगे, लोअर स्टैंडर्ड में शायद आपने पढ़ा भी होगा। Fe 2 इलेक्ट्रॉन देगा, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, Fe+2 और S-2। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो गई। FeS में से मतलब Fe को अलग करना है मैग्नेट के थ्रू, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो दिस इज मिक्सचर एंड दिस इज कंपाउंड, ये दोनों के बीच का फर्क है। मैटर के क्लासिफिकेशन के बाद कोई भी मैटर है, कोई भी सब्सटेंस है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज होती है। तो उस प्रॉपर्टी के लिए हमें कुछ यूनिट की जरूरत होती है। ये यूनिट के बारे में ऑलरेडी आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। तो कुछ यूनिट की बात करें। यूनिट के रिगार्डिंग इंटरनेशनली बहुत सारी मीटिंग हुई, बहुत सारे यूनिट फिक्स हुए। जैसे कि कोई यूनिट फॉर द मास हमारे इंडिया में अलग है, कोई और स्टेट में अलग है, कोई और कंट्री में अलग है। लेकिन यूनिफॉर्मली बनाने के लिए बहुत सारी मीटिंग में से लास्ट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को फाइनल किया गया है। फ्रेंच लैंग्वेज में उसका नाम है ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। हमें तो सिर्फ इसको याद रखना है, सिस्टम इंटरनेशनल, दैट इज SI यूनिट। इसमें से सबसे पहले हमें 7 बेसिक SI यूनिट है। SI यूनिट, उसका सिंबल हमें उसको याद रखना होगा। बहुत सारे तो आपको याद भी होंगे। सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ। द सिंबल ऑफ लेंथ इज स्मॉल l। उस लेंथ को मतलब सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर में उसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन उसका SI यूनिट इंटरनेशनल लेवल पे मान्य SI यूनिट है मीटर, और उसका सिंबल है स्मॉल m। उसी तरह से नेक्स्ट मास, स्मॉल m। मास के लिए SI यूनिट क्या रहेगा? किलोग्राम, सिंबल इज kg। फॉर द टाइम, स्मॉल t, उसके लिए SI यूनिट है सेकंड, और उसका सिंबल है स्मॉल s। इलेक्ट्रिक करंट, जो कि फिजिक्स में ज्यादा आएगा, कैपिटल I, SI यूनिट दैट इज एम्पियर एंड द सिंबल इज A, एम्पियर। टेम्परेचर के लिए कैपिटल T, SI यूनिट है केल्विन एंड सिंबल इज K। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये इस चैप्टर का पूरा आधार है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज सिंबल इज मोल, स्मॉल m, मोल, और सिंबल MOL। ल्यूमिनस इंटेंसिटी बहुत ही कम रहेगा हमारे यहाँ, IV, और उसका SI यूनिट है कैंडेला, सिंबल इज CD। जहाँ तक टेम्परेचर की बात है तो टेम्परेचर को हम अलग अलग SI यूनिट की जगह अलग अलग यूनिट भी है उसके, जैसे कि डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड डिग्री फ़ारेनहीट। सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? तो आपको पता ही होगा कि केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस,
याद रखिए केल्विन में डिग्री नहीं लिखते, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, द एग्जैक्ट वैल्यू इज 273.15। अगर किसी भी सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपको 273.15 ऐड करना है। जैसे कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर उसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो 0 + 273 इज इक्वल टू 273 केल्विन। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O? H2O का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको आप केल्विन में कन्वर्ट कीजिए, तो 100 + 273 तो 373, द एग्जैक्ट वैल्यू इज 373.15 केल्विन। इस चैप्टर में हमें बेसिक कुछ फंडामेंटल्स जो है उसको क्लियर करना है, तो उस फंडामेंटल में एक बात और भी आ रही है, दैट इज साइंटिफिक नोटेशन। आई थिंक एवरीबडी नोज, लेकिन एक बार उसको हम देख लेते हैं। केमिस्ट्री में आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है लोअर स्टैंडर्ड में। आई थिंक आपको पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। अगर हम उसको एवोगेड्रो नंबर को, पार्टिकल को हम ऐसे लिखे 602.213.670.000 5 टाइम्स, बहुत बड़ा नंबर है। तो हमारे पास अगर कोई भी सब्सटेंस है तो उसमें पार्टिकल बहुत सारे होते हैं, उसमें मतलब एटम हो, मॉलिक्यूल हो, बहुत सारे होते हैं। तो उसको लिखने के लिए हमारे पास एक साइंटिफिक मेथड भी होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर हम कोई एक पर्टिकुलर एटम के मास की बात करें, एक छोटा सा एटम जिसको हम देख भी नहीं सकते, तो इसका मास बहुत ही कम होता है, 0.000000। तो ऐसे नंबर्स को लिखने के लिए हमारे पास कोई एक साइंटिफिक मेथड होनी चाहिए, और उस साइंटिफिक मेथड को इस तरह से डिस्क्राइब किया है। उसका एक्सपोनेंशियल नोटेशन इस तरह से रहेगा, कैपिटल N इंटू 10⁻⁻n, वेयर व्हाट इज द कैपिटल N? कैपिटल N लाइज बिटवीन 1 to 10, ये 1 to 10 के बीच में रहेगा। वेरी इजीली आप उसको समझ भी सकते हैं, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। 0.000358 हमारा डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है। तो याद रखिए ये जो कैपिटल N वाला पोर्शन है वो 1 के 10 के बीच में होना चाहिए। तो इस डेसिमल पॉइंट को हमें 1 2 3 4 टाइम्स राइट हैंड साइड हमें मूव करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3.58 इंटू, अगर राइट हैंड साइड हमें मूव कर रहे हैं 10 की पावर माइनस बढ़ जाएगी, तो 10⁻⁻4, क्योंकि 4 टाइम्स हम राइट हैंड साइड आए हैं। इसकी बात करें सेकंड वन, 4250.92, तो डेसिमल जो पॉइंट है उसको हमें लेफ्ट हैंड साइड मूव करना पड़ेगा। कितने नंबर? 1 2 3, तो आंसर विल बी 4.25092। अगर 3 स्टेप लेफ्ट हैंड साइड आए तो 10⁻³ आंसर आ जाएगा। अगर सेम थिंग एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए हमें बात करनी है, तो ये तो मतलब लोअर स्टैंडर्ड में, वेरी लोअर स्टैंडर्ड में आपने किया हुआ है, तो एक बार देख लेते हैं। 2.3 10⁻⁻5 प्लस 1.7 इंटू 10⁻⁻4। अगर उसका मुझे एडिशन करना है तो क्या करेंगे? तो आपको पता ही है, सबसे पहले हमें ये जो 10⁻⁻ वाला जो पार्ट है उसको इक्वल करना पड़ेगा। चलिए इसको 10⁻⁻4 कर देना है मुझे, तो 10⁻⁻4, 10⁻⁻1 पावर बचा, उसको यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट विल बी 0.23 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 1.7 10⁻⁻4। 10⁻⁻4 कॉमन निकलेगा। अगर ये कॉमन निकल गया, इन दोनों का मतलब सम कर दीजिए, 1.7 प्लस 0.23, द आंसर विल बी 1.93 इंटू 10⁻⁻4। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, वेरी इजी। 2.3 इंटू 10⁻³ माइनस 1.7 10⁻⁻4। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? 10⁻⁻ जो दिया है वो दोनों में इक्वल करना पड़ेगा। चलिए 2.3 10⁻³ वो उसको वैसे ही रखते हैं, माइनस 10⁻⁻4 को 10⁻⁻3 करना है, तो 10⁻⁻1 उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.17 बन जाएगा। 10⁻⁻3 कॉमन निकलेगा, तो 2.3 में से 0.17
अगर हमें बात करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.13 इंटू 10⁻⁻3। कुछ होमवर्क है। एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन आपको आ रहा है। साइंटिफिक नोटेशन के लिए डेसिमल पॉइंट को चलिए मान के चलिए, सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर लिखिए और बाद में देख लीजिएगा। डेसिमल पॉइंट को राइट हैंड साइड में मूव करना पड़ेगा 1 2 3, देन द आंसर विल बी 4.8 इंटू 10⁻⁻3। ओके, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। डेसिमल पॉइंट इज हियर, तो उसको मूव करना पड़ेगा 1 2 3 4 5, 2.34, 5 टाइम्स लेफ्ट हैंड साइड मूव किया है आपने, तो 10⁻5। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, इसको अगर हम लिखें तो 1 2 3 स्टेप हमें ले जाना है, तो 8.008 इंटू 10⁻3। ओके, इसको 2 स्टेप लेफ्ट हैंड साइड ले जाना है, तो 5.000 इंटू 10⁻2। ये ऑलरेडी साइंटिफिक मोड में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6.0012 इंटू 10⁻0। 10⁻0 इज 1 एंड 6.0012 सेम ही रहेगा। ये जैसे भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हमने किया है, सेम थिंग। अगर मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, तो उसमें भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे मतलब स्टैंडर्ड 7 8 9 में आपने पढ़ा हुआ है। तो होमवर्क में जो सेकंड वाला पार्ट है वो आपको खुद करना है, और ऐसा भी नहीं है कि आपको नहीं आएगा, वेरी इजी है। मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, प्लस एंड माइनस, ये सब आपको अपने हिसाब से करना है। देख लीजिएगा, आपको इजीली आ जाएगा। एक्चुअली कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऐसे भी है जो आपको ऑलरेडी स्टैंडर्ड 8 9 10 में आ चुका है और आपको अच्छी तरह से आ रहा है, लेकिन जैसे ही हम बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो वैसे ही हमारी केमिस्ट्री आगे अच्छी होने वाली है। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।